नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टॉपर क्लासेस। प्रिय साथियों, आज से इस YouTube चैनल पर यह व्याकरण की पहली क्लास है। बिल्कुल साथियों, रीड लेवल फर्स्ट, रीड लेवल सेकंड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें हिंदी व्याकरण निश्चित रूप से आती है और यहाँ पर पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे साथियों। कहने का मतलब वर्ण विचार से लेकर जितने भी टॉपिक है हिंदी व्याकरण में पूरा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल ये जो मेरा YouTube चैनल पे इस पे जो पहली जो शुरुआत है, इसमें बिल्कुल पूरी हिंदी व्याकरण को मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा। तो एक बार पुनः मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में, और साथियों बने रहिएगा इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टॉपर क्लास। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। देखिए, अपन शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं, यहाँ वर्ण की बात करते हैं। वर्ण है तो वर्ण है क्या साथियों? यहाँ जो परिभाषा लिखी गई उसको पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं और फिर और भी परिभाषा देखते हैं। देखो, यहाँ वर्ण की परिभाषा है, वे संकेत या लिपि चिन्ह जिनके माध्यम से ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है वर्ण कहलाते हैं साथियों। ये एक वर्ण की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि वे ध्वनियां या लिपि चिन्ह जिनके माध्यम से, वे संकेत या लिपि चिन्ह जिनके माध्यम से ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है, उसे साथियों क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण की एक परिभाषा तो यह हुई। वर्ण की अगली परिभाषा शब्द या भाषा भी लिख सकते हैं। भाषा ऑब्लिक या शब्द की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की या शब्द की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसके आगे विभाजन नहीं हो सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हुई। या फिर भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क्या? भाषा की वह सबसे या सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई क्या है? भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह क्या कहलाती है? वह वर्ण कहलाता है। एक परिभाषा तो हुई, वह संकेत या लिपि चिन्ह जिनके माध्यम से ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है वर्ण कहलाते हैं। वे शब्द यानी भाषा या फिर शब्द की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। विभाजन करती है साथियों जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ये परिभाषा हुई। इसके बाद और भी परिभाषा देखते हैं। तो सर, भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या भाषा की अविभाज्य इकाई, यहां मिल सकते हैं अविभाज्य। क्या? अविभाज्य इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे साथियों यहां लिखा, जैसे ए, आ, ई, का, ख, ग, ये लेकर अपन बोलते हैं ज्ञा से यहां तक साथियों, यहां तक ये जितने भी वर्ण है हिंदी वर्णमाला में 11 और 33 बराबर 44 और कुल वर्ण है 52 किसमें? वर्णमाला में। ये जितने भी है साथियों ये तो वर्ण है। जैसे अपन ने के लिखा, ये के लिखा तो ये तो है व्यंजन वर्ण। यदि ये के है, इस के तो टुकड़े किए जा सकते हैं। अपन देखो परिभाषा के हिसाब से इसकी बात करते हैं कि भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो ये के है, इसका तो विभाजन किया जा सकता है। जैसे के और अ है तो इसको तो क्या नहीं कह सकते? इसको तो वर्ण नहीं कह सकते, इसको व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। और अब जिसे इसके टुकड़े किए अपन ने के और ए दो टुकड़े किए, तो ना तो इसका विभाजन किया जा सकता है ना ही इसका विभाजन किया जा सकता है। तो फिर ये क्या कहलाएंगे दोनों साथियों? वर्ण कहलाएंगे। यानी भाषा की या शब्द की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है या जो अविभाज्य इकाई है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं साथियों। दूसरी बात समझना कि लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण ही होती है। क्या है? लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? वर्ण। किस भाषा की?
लिखित भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, और मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं साथियों, ध्वनि कहते हैं। और ध्वनियों को जिन लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनियों को, जो मैं बोल रहा हूं ये जो बोल रहा है ये ध्वनि है, और ये ध्वनि को जिस लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। पर वर्ण है भाषा की अविभाज्य इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। आगे हम इसकी बात करते हैं। अब ये वर्ण की परिभाषा देखी, अब देखिएगा आगे यहाँ और क्या है बात कर। जैसे अपन ने लिखा ए आ ई का ख ग इत्यादि आदि जो भी है। अब देखिए यहाँ आप समझिएगा, जो आ है इसको केवल अपन हिंदी व्याकरण में ए प्लस ए से क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, ये आ है ये अपने आप में मूल इकाई है। ए आ अपने आप में मूल इकाई है, ये दो से मिलकर नहीं बना है, दो से मिलकर नहीं बना। ये अपना आप बड़ी ई, अपने आप में बड़ी ई है। केवल इनको साथियों हम कहां पढ़ते हैं, संधि में पढ़ते हैं कि ई प्लस ई उ प्लस उ प्लस ए आ, ऐसे इनको बनाते हैं। बाकी ये अपना आप में मूल है। यदि आप इसका जानना चाहते हो तो देखना, आप हम बात करते हैं जैसे कहां पर इनको अच्छी तरह से यदि आप समझे कि अपना आप में मूल इकाई कैसे है, तो मैं आपको इसका सटीक उदाहरण बताता हूं। अपने जो मोबाइल है साथियों, मोबाइल में आप कहीं भी आप ए बी टाइप कीजिएगा और आ भी टाइप कीजिएगा, जितने सोरे सब टाइप कीजिएगा, और आप ये के भी टाइप कीजिएगा, या फिर कोई सा भी व्यंजन भी आप टाइप कीजिएगा। अब इसको आप एक मिटाइए, तो आप मिटाएंगे तो ये एक साथ मिटेगा, इसको मिटाएंगे आप तो ये बिल्कुल एक साथ मिटेगा। अब आप इस के को मिटाएंगे साथियों, के को, तो देखना के एक साथ मिट जाएगा। लेकिन यदि आप का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, का, तो पहले आप ये मात्रा मिटेगी, इसके बाद क्या मिटेगा, ए मिटेगा। ये एक साथ नहीं मिटेगा, ये एक साथ मिट जाता है, ये भी एक साथ मिट जाता है। जैसे साथियों अभी मैं आपको दिखाता हूं, मान लेते हैं अपन ये कोई भी है, ये टाइप है, मैंने इसमें टाइप किया साथियों जैसे आ, ये आ टाइप किया, देखना इसको मैं मिटाऊंगा तो ये देखो आप, ये एक बार में मिट गया। अब जैसे मैंने एक के लिखा यहां पर, तो देखिए साथियों ये क है, ये के भी एक साथ में मिट गया। यदि आप देखिएगा, यदि ये अ है, तो ए को भी हम मिटाएंगे तो ये भी क्या मिटेगा, एक साथ मिटेगा। आ है, आ को एक साथ मिटेंगे तो ये आ भी क्या है, ये भी एक साथ मिटेगा, ये भी एक साथ मिटेगा। तो इसका मतलब एक साथ मिट गया, इसका मतलब ये क्या है, एक ही है। यदि दो होते तो ये नहीं मिटता। इसलिए आप समझिएगा, ये अपने आप में ये मूल ही है, अपना आप में ये मूल ही है साथियों, ऐसे समझिएगा। अब आगे बात करते हैं, ये हुई वर्ण की परिभाषा। बिल्कुल पूरी हिंदी को हम साथियों, पूरी व्याकरण को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल आपको लो स्तर से पढ़ाने की कोशिश कर। इसके बाद लिखा, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। किसमें, वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण में क्या आते हैं साथियों, वर्ण में स्वर भी आते हैं और वर्ण में क्या आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वरों को बोलते हैं स्वर वर्ण, क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। व्यंजनों को बोलते हैं व्यंजन वर्ण, क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। स्वर में व्यंजन भी आते हैं और स्वर में वर्ण में व्यंजन भी आते हैं और वर्ण में क्या आते हैं, स्वर भी आते हैं। स्वरों को अपन बोलते हैं स्वर वर्ण और व्यंजनों को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। इसको आप यूं समझिए, सबसे अच्छी चीज समझने की है कि ये अपन ने वर्ण लिखा और ये वर्ण के दो भाग है, एक है स्वर है और एक क्या है, व्यंजन। यानी कि व्यंजन में स्वर भी आते हैं, व्यंजन में वर्ण में स्वर भी आते हैं, वर्ण में व्यंजन। लेकिन इसको बोलेंगे स्वर वर्ण, इसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। यानी कि मान लेते हैं ये क्या है, एक पिता है और पिता के दो संतान है, एक का नाम स्वर है और एक का नाम क्या है, व्यंजन है साथियों। ठीक है, देखिए आगे। अब आगे अपन इसकी बात करते हैं, आगे इसकी बात करते हैं साथियों। देखिएगा, अपन ने यहां देखा है, क्या लिखा है,
यहां लिखा अपन ने कि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। वे ध्वनियां, अब देखिए अपन ने स्वर की बात कर रहे हैं साथियों, अभी कहने आपकी वर्ण की बात करी थी। वर्ण क्या है? अविभाज्य इकाई है। क्या है? अविभाज्य इकाई है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब बात करते हैं वर्ण के आगे की परिभाषा की बात करते हैं। वर्ण की आगे की परिभाषा की बात करते हैं, यानी कि स्वर की बात करते हैं। तो स्वर है क्या? तो वे ध्वनियां या वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है और उच्चारण के समय वायु मुख से बिना बाधा या रुकावट के बाहर निकल जाती है, वह स्वर कहलाते हैं। यह स्वर की परिभाषा, यानी कि ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त अंदर से फेफड़ों से जो हवा मुख से द्वारा जो बाहर निकलती है, तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख से बिना रुकावट के, बिना बाधा के किसी भी अवयव को स्पर्श न करते हुए, किसी भी अवयव को स्पर्श न करते हुए जो बाहर निकल जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, किसी की सहायता, बिना किसी सहायता से, यूं भी बोल सकते हैं बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं? वह स्वर कहलाते हैं। तो ठीक साथियों, आगे देखते हैं। यानी कि एक बार पुनः देखिएगा, वह लिखा हुआ है कि वे ध्वनियां या वर्ण, वे ध्वनियां या वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है और उच्चारण के समय वायु मुख से बिना रुकावट के बाहर, बिना बाधा या रुकावट के बाहर निकल जाती है, वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं साथियों। आगे बात करते हैं। अब आगे देखिएगा, अब हिंदी में स्वर कितने हैं, इसके विषय में बात करते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं साथियों? देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? ध्यान रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। और यदि साथियों हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में कितने हैं? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या मानी जाती है 13। कितनी? लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। क्योंकि साथियों जो शुरू का आ, इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इस ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हिंदी में स्वर तो कितने होंगे? हिंदी में स्वर तो होगी 11 और मात्रा कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है साथियों, समझ में आया? स्वर कितने होंगे? 11 और मात्रा कितनी होगी? 10। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या है साथियों 11 और मात्रा की संख्या कितनी है? मात्रा की संख्या आएगी 10। क्यों? क्योंकि जो आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी जितने भी 10 बचे हैं उनकी मात्रा होती है। अब आगे बात करते हैं, जो संस्कृत में 13 स्वर माने गए, हिंदी में कौन कौन सा? एक तो ये अनुस्वार है और एक विसर्ग है, इनको स्वर नहीं माना गया है। इनको क्या कहा गया है? अयोगवाह। क्या कहा गया है साथियों? ये अयोगवाह है, जिसका कोई योग नहीं हो, ऐसी ध्वनियां अयोगवाह में ध्वनि आती है। एक आता है ये अनुस्वार और एक आता है ये विसर्ग। इस प्रकार से मानते हैं कि जो ध्वनि, जो स्वर हिंदी में, उनकी संख्या कितनी है? 10 है। 11 है स्वरों की संख्या हिंदी में, 11 है। और मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ, ये कितने होंगे? ये 11 है साथियों। तो ध्यान रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। कुछ विद्वान साथियों, कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जो इनकी संख्या कितनी? स्वरों की संख्या 10 ही मानते हैं। स्वरों की संख्या 10 ही मानते हैं और री को स्वर नहीं मानते हैं। री को स्वर नहीं मानते। अब कौन नहीं मानते, इसके विषय में भी बात कर ले कि री को स्वर कौन नहीं मानता है। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम अपना कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाए साथियों। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर बोला नाथ या बोला राम। डॉक्टर बोला नाथ साथियों, यहां पर
बोलाराम नहीं, ये बोलाराम लिखा हुआ है, ये बोलाराम का जीवन की वजह से यहाँ ये ऐसा लिख दिया। बोलाराम तिवारी या भोलानाथ तिवारी है, हाँ ये नाथ भी हो सकता है, अब देखेंगे बाद में। रामदेव डॉक्टर बोलाराम तिवारी या भोलानाथ तिवारी और कुछ विद्वान स्वरों की संख्या 10 मानते हैं। कुछ विद्वान, एक मत आता है डॉक्टर बोलाराम तिवारी और कुछ विद्वान स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? 10 मानते हैं। जो यहां लिखा हुआ है साथियों, ध्यान रखना, यहां लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, जो यहां प्राहनिया है री, जो री को स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि री का उच्चारण करते समय वायु बाधित होकर मुख से बाहर निकलती है, इसलिए री को स्वर नहीं मानते। इन्होंने कारण भी बता रखा है कि री को स्वर क्यों नहीं माना जाए, क्योंकि जब री का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर जो वायु होती है वे मुख से बाधित होकर बाहर निकलती है, जबकि स्वरों के उच्चारण में वायु मुख से बाधित होकर बाहर नहीं निकलती, वह स्वतंत्र पूर्वक निकलती, जैसी फेफड़ों से आती है ऐसी वो क्या बाहर निकल जाती है। लेकिन री के उच्चारण में ऐसा होता है कि वो अपने मुख किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? स्वरों की संख्या ये मानते हैं 10 मानते हैं। लेकिन आगे है, अब अपना हिंदी में कितने स्वर है? 11 है। तो ये अब री को ये तो मना कर देते हैं। अब बात करते हैं री को पुनः स्वर कैसे मानेंगे। देखिए अब, किंतु री को स्वर माना जाना चाहिए, ऐसा यहां पर लिखा है, किंतु री को स्वर माना जाना चाहिए। री को स्वर मानेंगे तभी स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। री को स्वर माना जाना चाहिए क्योंकि हिंदी छंद विधान में री की मात्रा की गणना की जाती है और मात्रा सदैव स्वरों की लगती है। आपने पढ़ा होगा 12वीं में भी, या फिर आप यदि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर है, छंद है काव्य शास्त्र में, और काव्य शास्त्र में छंद में हमेशा किसकी मात्रा लगती है? स्वरों की मात्रा लगती है। और स्वरों में साथियों री की मात्रा का विधान भी है, री की मात्रा का विधान भी है, किसमें? छंद में। और ध्यान रखिएगा कि मात्रा हमेशा किसकी लगती है? मात्रा हमेशा स्वरों की लगती है। आप छंद में देखना, छंद में जाना तो छंद में री की मात्रा का विधान है, री की भी मात्रा लगती है, री की भी मात्रा लगती है। और री की मात्रा लगती है साथियों ए। एक और ध्यान रखना, हिंदी में री का दीर्घ रूप नहीं होता है, हिंदी में केवल री छोटा ही होता है। संस्कृत में इसका दीर्घ रूप चलता है, लेकिन हिंदी में इसका दीर्घ रूप नहीं चलता है। हिंदी में दीर्घ री के कोई भी उदाहरण नहीं मिलते, केवल ये लघु दीर्घ के उदाहरण मिलते हैं। तो छंद विधान में री की मात्रा की गणना की जाती है, इसकी मात्रा मानी जाती है 1, इसलिए साथियों लगती है। अतः हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे? 11 ही मानेंगे, 10 नहीं मानेंगे। इस बात को मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही मानेंगे, क्योंकि भोलानाथ या बोलाराम तिवारी आदि विद्वानों के द्वारा री को स्वर नहीं माना गया है, क्योंकि री का उच्चारण करने पर वायु मुख से बाधित होकर बाहर निकलती है। लेकिन छंद विधान में री की मात्रा की गणना की जाती है, तो री हमेशा स्वरों की लगती है। अतः हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे? 10 मानेंगे साथियों। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। अब अपने आगे आता है व्यंजन आता है। व्यंजनों के बारे में चर्चा करते हैं कि व्यंजन क्या है। ये अपन ने केवल यहां पर देखे स्वर देखे, स्वरों का उच्चारण देखा, और स्वर के उच्चारण में स्वर देखे और स्वरों के उच्चारण में स्वर देखे और स्वरों के उच्चारण में साथियों अपन ने पुनः देखिए स्वरों की संख्या कितनी मानी है अपन ने? स्वरों की संख्या मानी है 11। कितनी मानी है? स्वरों की संख्या मानी है 11 और मात्रा की संख्या कितनी मानी है? 10। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 और मात्राएं कितनी है? 10। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर व्यंजन क्या है। तो व्यंजनों के बारे में देखिएगा। व्यंजन वे ध्वनियां या वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक नहीं किया जाकर स्वरों की सहायता से किया जाता है और उच्चारण के समय वायु मुख से बाधित होकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि वह ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक नहीं किया जाता है, जिनका उच्चारण करने में मुख का कोई न कोई या तालव्य या कंठ या मूर्धन्य
या साथियों दंते वोष्ट कहीं न कहीं ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी कि जैसे स्वतंत्र पूर्वक स्वर बाहर निकलते हैं ऐसे कैसी व्यंजन बाहर नहीं निकलते, ये मुख के अवयवों को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, ये स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जाता है। किनका? जिन व्यंजनों, जिन वर्णों का, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक बार पुनः ये परिभाषा लिखी हुई है, इसको अपन देखते हैं ध्यान से कि ये परिभाषा कैसी लिखी है। देखिएगा, यह लिखा है कि वे ध्वनियां या वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक नहीं किया जाकर स्वरों की सहायता से किया जाता है और उच्चारण के समय वायु मुख से बाधित होकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है साथियों? हिंदी में व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33 मानी गई है। किसमें? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन है 33। देखें यहां पर लिखा हुआ है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए। दूसरी बात साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि हर क्लास आपके पास पहुंच सके और आप निःशुल्क रूप से तैयारी कर सके। पूरी हिंदी साथियों में एक साथ पढ़ेंगे, पूरी व्याकरण, वर्ण विचार में पूरे शब्द के बारे में जितने भी है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, कारक, लिंग, वचन, जो भी है साथियों सब बिल्कुल पढ़ेंगे आप। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए। दूसरी बात, यदि आपको कोई इसमें परेशानी है तो साथियों मुझे कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे ये चीज समझ में नहीं आई। दूसरी बात साथियों, आप इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। अपन बात करें तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई? हिंदी में व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33। कितनी मानी गई? 33। अब वो 33 कौन कौन से, उसको एक बार पुनः अपन क्या बात करता आगे देखिए। वर्ण कितने हैं? स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं साथियों स्वर? अभी अपन ने देखा, स्वर की परिभाषा भी देखी और स्वर भी देखे। तो स्वर कितने होते हैं आए अपने? स्वर है 11। व्यंजन कितने हैं? 33। कुल कितने हो गए यहाँ पर? 44। यानी हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं? हिंदी में कुल वर्ण, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं साथियों? आंसर क्या होगा? 44 होगा अपना, 48 भी नहीं होगा अपना, यहाँ पर 46 भी नहीं होगा अपना, यहाँ पर 44 होगा ना, 52 होगा। हिंदी में व्यंजनों की, हिंदी में वर्णों की संख्या है तो आंसर क्या होगा? 4, यानी कि अपना 44 हिंदी में व्यंजनों की, वर्णों की संख्या है। लेकिन इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछता है। किस प्रकार से? ध्यान दिए, यदि इस प्रश्न को उन्हें ऐसे पूछ लिया कैसे कि हिंदी, यहां देखना, ध्यान से देखना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की क्या पूछ ली? संख्या। किसमें? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछ ली तो अपन क्या लिखेंगे? 52 लिखेंगे, क्योंकि आप एल के जी में अपने कक्षा 1 में अपने पढ़े ए से लेकर ज्ञानी तक जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52। प्रश्न किस हिसाब से पूछता है सामने वाला, उसी हिसाब से आंसर देना है। कैसे? यदि वो पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो आंसर क्या होगा? 52 होगा। और पूछता है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या तो अपना क्या होगा? 44 होगा। यदि वर्णमाला नहीं पूछता है तो आंसर क्या होगा? 44। यदि वो वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछता है तो कितना होगा? 52 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। अब यहां पढ़ रहे हैं अपन हिंदी में वर्ण की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा देख ली अपन ने कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे ध्वनियां या वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक नहीं किया जाकर स्वरों की सहायता से किया जाता है और उच्चारण समय वायु मुख से बाधित होकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है साथियों। अब आगे कौन कौन से 33 है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, हाँ अब यहां देखिएगा आप, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि कितने हैं। हाँ, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है।
अब ये 33 कौन कौन से हैं? पहली बात तो देखते हैं, के से लेकर मे तक, के से लेकर मे तक ये जो है इनकी संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है इनकी संख्या। और ये 25 क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। क्या बोलते हैं साथियों? इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ध्यान से एक बार पुनः देखिएगा, यहां लिखा है के से लेकर मे तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, इन सभी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। यदि एग्जाम प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है मानेंगे? स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानेंगे हम 25। कितनी है? हम मानेंगे नहीं, है ही सही। कितनी है? 25 है। कहां से कहां तक स्पर्श व्यंजन है? तो साथियों के से लेकर मे तक स्पर्श व्यंजन है। अब देखो यहां से प्रश्न वो किस प्रकार से भी पूछ सकता है, इस बात का आप मैं बता दूं कि वो प्रश्न कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया है आरपीएससी 2016 सेकंड ग्रेड के हिंदी के पेपर में कि स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया। ये प्रश्न है आरपीएससी 2016 सेकंड ग्रेड हिंदी के एग्जाम में। ये प्रश्न आया कि स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों या कितने वर्गों में बांटा गया है साथियों। तो ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में या 5 भागों में बांटा गया। एक ये है, एक ये, 2, 3, 4 और एक है 5। इस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। तो अपना प्रश्न यदि स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 25 है, और स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग में कितने हैं? 5 है। तो कितना हो गया? ये 25 हो गए साथियों। अब 25 तो हो गए, आगे बात करते हैं। 4 होता है यरलवः, ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। किसमें आते हैं? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और कौन कौन सा है? यरलवः, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन? यरलवः, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है साथियों। ध्यान रखना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन सा? यरलवः। इसके बाद उष्मेय व्यंजन, उष्मेय व्यंजन, उष्मेय व्यंजनों की संख्या भी 4 है। स, श, स और है। स, श, स और है। कितनी उष्मेय व्यंजनों की संख्या? 4 है। और इसके बाद है अगला आता है संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 3 है। और कौन कौन से है? श, त्र, गे। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? श, त्र, गे साथियों। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन और इनकी संख्या कितनी है? 3 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3। कौन कौन से? श, त्र और गे। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। और टोटल इनको अपन जोड़ते हैं साथियों, तो ये कितने हो जाते हैं? देखिएगा, ये 25 क्या 25 स्पर्श व्यंजन, 4 4 8 8 3 कितने हो जाते हैं साथियों? 8 3 हो जाते हैं 11। तो ये कितने हो गए? 34 कैसे हो गए भाई? 25 4 29, 29 3 30 31 32 33। देखिएगा यहां, हम यहां समझिएगा, ये जो है ये 3 नीचे के ये संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजनों को साथियों ध्यान रखना, इनको व्यंजनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको व्यंजनों की श्रेणी में नहीं आते। ये कहां तक आते हैं? यहां तक ही आते हैं साथियों, यहां तक ध्यान रखना आप, यहां तक व्यंजनों के, अब इनको मैं समझाऊंगा आगे। यहां पर देखो 25 तो ये है और 8 ये है, 25 8 कितने हो गए साथियों? 33। तो ये यहां तक ये व्यंजन, कहां से? यहां से लेकर यहां तक ये व्यंजन है साथियों। क्या है? यहां से लेकर ये व्यंजन है, और ये है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर जो बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें आगे वाला व्यंजन होता है वो क्या होता है? स्वर रहित होता है, पीछे वाला व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। जिसकी के की बात करते हैं, शे की, तो ये बड़ा साथियों का और शे से मिलकर इस शे का निर्माण हुआ।
ते की बात करते हैं, स्त्रे की बात साथ आती हो तो ये ते आधा है और रे इसमें क्या है पूरा, इसके मिलकर इसका रे त्रे का निर्माण। जे की बात करते हैं साथियों तो इसमें जे आधा है और ये पूरा है। इस प्रकार मिलकर ये क्या बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। और ये संयुक्त व्यंजन इन 33 व्यंजनों में नहीं आते, क्योंकि 25 तो वहां हो जाते हैं और 4 ये हो जा 8 ये हो जाते, तो 25 8 कितने हो जाते हैं साथियों, ये 33 हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। इनको ऊष्मीय व्यंजन इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इनको ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन। तो ये ध्यान रखना, ये अपने किसमें 33 व्यंजनों में नीचे के ये 3 नहीं आएंगे। अब ये बात देखो, यहां लिख रखा उसने कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 3 हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखना, जब अपन व्याकरण पढ़ेंगे तो हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, तो व्याकरण में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है साथियों। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई, 4 मानी गई। एक और व्यंजन होता है जो संयुक्त व्यंजन होता है, वह आता है अपना ये श्री वाला, ये श्री, यानी कि संयुक्त व्यंजन यदि आता है तो शेक तो ये आता है, क्या आता है, ये 4 है। आपके पास भी आपने पढ़ा होगा, ये देखो ये 4 है। और कौन कौन से 4, एक तो ये है श, और एक आता है ये त्रा, और एक आता है ये गे, और एक आता है ये श्री राम वाला श्री। ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी में है 4। ये बना है साथियों, ये आधा शे और ये रे से बना है, आधा शे और रे से बना है। तो ध्यान रखना, यदि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3 है। लेकिन यदि हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो अपना आंसर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि एक तो श, त्र, गे और एक श्री वाला शे, इस प्रकार से मिलाकर यह बनता है कि शे से और इस से कितनी जाती है, 4 साथियों। तो ये अभी अपन ने देखा है कि व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, और फिर स्वर कितने हैं, और फिर व्यंजन किसे कहते हैं, और व्यंजन कितने हैं साथियों। यहां तक अपन ने देखा है। तो एक बार पुनः देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, मात्रक संख्या कितनी है, 10। यहां मैं एक बार लिखता हूं और फिर आप देखना। हिंदी में किसकी बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं स्वरों की बात करते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, मात्राओं की संख्या है, किसकी, मात्राओं की संख्या है 10। इसके बाद व्यंजनों की बात करते हैं, तो व्यंजन कितने हैं, 33 है। और फिर 33 में 11 मिलाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 44। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। और यदि हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे, किसमें, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 52। और हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 44। हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33, और हिंदी में स्वरों की संख्या पूछे तो 11, और मात्राओं की संख्या पूछे तो कितना होगा, 10 होगा साथियों। इस प्रकार से आप इनको याद करना है। आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है देखिए। स्वर और व्यंजनों में अंतर साथियों, स्वर और व्यंजनों में अंतर देखिए। स्वर और व्यंजनों में अंतर देखते हैं कि स्वर और व्यंजनों में अंतर क्या है। इसके बाद एक क्लास को आज इतनी ही है, केवल ये और पढ़ लेते हैं अपन के स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है साथियों। तो देखिएगा, स्वर और व्यंजन में अंतर की बात करते हैं अपन। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक तरफ ये स्वर लिखे हुए हैं और एक तरफ लिखा हुआ है ये व्यंजन लिखा है, और दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, जो स्वर होते हैं वह सोते उच्चारित होते हैं, क्या, ये अपना आप ही उच्चारित होते हैं, यानी पहली बात तो सोते उच्चारित होते हैं। ये सोते उच्चारित नहीं होते, कौन, व्यंजन सोते उच्चारित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र पूर्वक उच्चारित किया जाता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण किया जाता है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है, इनका स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण किया जाता है, यानी बिना किसी की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। और स्वरों की सहायता से इनका व्यंजनों का स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के समय वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती है, अर्थात बिना रुकावट या बाधा के बाहर निकलती। किसमें, स्वरों में। जब स्वरों का उच्चारण करते हैं
तो निर्बाध यानी बिना बाधा के, बिना गति, बिना बाधा के, ये बिना गति में बिना बाधा आए हुए ये बाहर निकल जाती है, अर्थात बिना रुकावट के या बिना बाधा के शोर कहां से, जैसे फेफड़ों से निकलते वैसे वैसे मुख से बाहर निकल जाते हैं। उच्चारण के समय वायु बाधित होकर मुख से बाहर निकलती, किसमें, व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में वायु बाधित होकर बाहर निकलती है। और साथियों स्वरों में के उच्चारण में वायु कहीं पर भी बाधित नहीं होती है, कहीं पर भी बाधित नहीं होती है साथियों। आगे बात करते हैं अपन, हाँ देखिए आगे यहां देखिए, स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण किया जाता है, स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के समय वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती है, अर्थात बिना रुकावट या बाधा के बाहर निकलती है। उच्चारण के समय वायु बाधित होकर मुख से बाहर निकलती है। व्यंजनों के उच्चारण में वायु के समय वायु बाधित होकर मुख से बाहर निकलती है। उच्चारण के समय वायु किसी भी मुखा अवयव को स्पर्श नहीं करती है, यानी कि मुख के जितने भी अवयव है, जिनको 5 बोलते हैं, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और औष्ठ, ये 5 वर्गे, इनमें से वे किसी को भी स्पर्श नहीं करती है। किसके उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण के समय वायु किसी भी मुख अवयव को स्पर्श नहीं करती है। और उच्चारण के समय वायु किसी ना किसी अवयव को अवश्य स्पर्श करती है। किसके, स्वरों के उच्चारण में वायु किसी ना किसी अवयव को स्पर्श करती है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। इधर व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, जिसमें से 25 तो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। 25 तो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। 4 क्या है, उष्मे व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, आ, या, रा, ला, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और शा, सा, स और हे, ये क्या है, ये उष्मे व्यंजन है। इस प्रकार से अपन ने अभी आज देखा है हिंदी में स्वर और व्यंजनों की संख्या और उनके यानी कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, ये अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाइएगा साथियों, और नियमित रूप से क्लास जुड़े रहिएगा। मैं निश्चित रूप से आपका संपूर्ण कोर्स कराऊंगा। इसमें आपको हिंदी व्याकरण भी मिलेगी, हिंदी का काव्य शास्त्र मिलेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास मिलेगा, हिंदी शिक्षण विधियां मिलेगी, और यदि बुकें है तो बुक में जो कहानियां, उपन्यास, नाटक है वो भी आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।